नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, BA सेम 1 हिंदी प्रथम गौण के वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने आपको ये भी कहा था कि CE 101 और CE 102 यानी हिंदी के जो 2 पेपर हैं उसके अभ्यासक्रम के वीडियो हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। उसके साथ साथ अभ्यासक्रम शुरू करें उसके पहले दोनों पेपरों में काम आए या आप दोनों पेपरों की डिटेल या उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएँ, उसके लिए हमने एक जनरल टॉपिक पर चर्चा जारी रखी है। सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य यानी साहित्य क्या है, साहित्य के प्रकार, साहित्य के स्वरूप पर चर्चा की। साहित्य की परिभाषा के बाद साहित्य के किस प्रकार अलग अलग जो है उनको विधाओं में बांटा गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गत वीडियो में हमने जो चर्चा की थी उस बात पर मैं पुनरावर्तित करके फिर से कहती हूँ कि हमने गत वीडियो में बताया था कि किस प्रकार हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। और चंपू काव्य किसे कहते हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद गद्य साहित्य और पद्य साहित्य किसे कहा जाता है उस पर हमने बात की थी। विधा शब्द आपने शायद न सुना हो, इसलिए गद्य की विधा, पद्य की विधा, विधा का मतलब है प्रकार, एक प्रकार का किस्म, श्रेणी, उस पर हमने चर्चा की थी। विधाओं के बाद विधाओं के उदाहरण भी हमने दिए थे, जैसे आप निबंध लिख रहे थे अभी तक स्कूल कक्षा में, तो वो भी एक प्रकार की गद्य की विधा थी। हिंदी साहित्य की कितनी विधाएं हैं उस पर प्रकाश डाला था। और फिर हम आए थे गद्य और पद्य के अंतर को लेकर, किसे कहते हैं गद्य और किसे कहते हैं पद्य। और फिर अंत में हमने चर्चा की थी गत वीडियो में गद्य साहित्य की विधाएं। बहुत सारी विधाएं यहाँ बताई है, मगर मैंने आपको कहा था कि कुछ प्रमुख विधाओं को आपको ध्यान रखना है, जिसमें नाटक है, उपन्यास, एकांकी, कहानी। ये जो विधाएं हैं गद्य की वो आपके द्वितीय वर्ष तक आएगी। नाटक, उपन्यास, एकांकी और कहानी, ये जो 4 विधाएं हैं उसे आप ध्यान इसलिए रखें कि जिसके कारण आपके समझ में आ जाए कि ये 4 विधाओं का महत्व क्या है और क्यों यही विधा जो है आपके कोर्स में है। वैसे आपने मुख्य विषय हिंदी रखा होता तो बहुत सारी जो है विधाएं आपके कोर्स में आती, जिसमें व्यंग है, फिर निबंध है, पत्र साहित्य है, संस्मरण है, मगर एक प्रथम गौण के सब्जेक्ट के रूप में आप लोग पढ़ रहे हैं और इसी के कारण इन प्रमुख विधाओं को आपको ध्यान रखना है। अब पद्य विधा की भी विधाएं, मैं आपको पद्य साहित्य की भी विधाएं आपको मैं बताऊं उससे पूर्व मैंने जो ये 4 विधाएं आपके सामने प्रस्तुत की, नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी, तो इन 4 विधाओं के बारे में मैं संक्षिप्त में आपके सामने उसके रूप पर चर्चा करना चाहूँगी। आपको पता होना चाहिए कि ये विधा क्या है। सबसे पहले आपके कोर्स में यानी आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय पेपर में कहानी है, तो कहानी किसे कहते हैं। वैसे कहानी पर तो हम चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे, मगर संक्षिप्त में कहूँ तो कोई एक मार्मिक या प्रेरक घटना को जब लेखक अपनी रचना में उसको टांकता है, उसको लिखता है, उसी को कहते हैं कहानी। यानी कहानी में एक केंद्रीय घटना होती है और उसका जो है सार होता है। सार यानी कि उस कहानी से हमें कुछ न कुछ बोध प्राप्त होता है। अब बचपन में आप लोग ने नानी माँ और दादी माँ के साथ कहानियाँ जो है सुनी होगी, उनके मुख से, वो जो है आपने भी बहुत कहानियाँ सुनी होगी जिसको गुजराती में कहते हैं वार्ता। वही कहानी जब विस्तृत एक विचार जगत से जुड़ती है तो वो आपकी कॉलेज कक्षा में ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ आती हैं। जैसे आप एक प्राणियों की कहानी आप बचपन में सुनते थे, वो एक बचपन की अवस्था आपके नैतिक मूल्य को समझने के लिए वो कहानियाँ थी। अब नैतिक मूल्य के आपके भीतर आ गए हैं, आपने बचपन से नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर दिया है, आपने माँ बाप का सुना है और आपके माँ बाप ने जो कहा है कि किस प्रकार सच बोलना है, बुजुर्गों का मान रखना है, हिंसा नहीं करनी है और चोरी नहीं करनी है, उन नैतिक मूल्यों को आपने अब ग्रहण कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। अब आपका भाव जगत यानी कि आपका हृदय और आप
आपकी संवेदना जागृत हो, उसके लिए जो कहानियाँ हैं वो कॉलेज कक्षा में आती हैं, जिसमें आपके भीतर एक मानवीयता पैदा हो। वैसे मानवीयता हर एक के भीतर होती है, मगर आधुनिक युग ऐसा आ गया है जिसके कारण मनुष्य के भीतर न कहीं आपसी एक समझौता होता है और न किसी के प्रति दया होती है। हम तो अच्छा है कि पालनपुर या कोई सामान्य एक सिटी में रहते हैं, मगर जहाँ मेट्रो सिटी है, ऐसी मेट्रो सिटी में कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, सूरत, ऐसे मेट्रो सिटी में इतनी बड़ी दुर्घटना रास्ते में यदि घटती है किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ, तो कोई खड़ा भी नहीं रहता, यानी कि कोई किसी को पड़ी ही नहीं होती कि उसके साथ क्या हुआ है। तो वो संवेदना जागृत हो, इसीलिए आपके शिक्षा जगत में ऐसी रचनाएं रखी जाती है, जिसके कारण कम से कम जो शिक्षित व्यक्ति हो, आप लोग शिक्षित हैं, तो शिक्षित व्यक्ति के भीतर वो संवेदना यदि मर चुकी है या नहीं है, यदि है तो और जागृत हो जाए। और मनुष्य के प्रति जैसे ही भीतर संवेदना पैदा होगी, एक विश्व कल्याण की भावना पैदा होगी, और हर भारत देश हो या कोई भी देश हो, हर देश उसी संवेदना से आगे बढ़ता है और उसी विश्व कल्याण से आगे बढ़ता है। तो आपको एक मैंने विस्तृत फलक पर समझाया कि ये रचनाओं को पढ़ना आपके कोर्स में क्यों आता है। एक प्रकार की आर्ट्स में या और उसमें भी आपने आर्ट्स लिया है, तो आर्ट्स में जो कला जगत है उससे आप जुड़े और रचनाओं के माध्यम से कि आपके भीतर एक संवेदना पैदा हो। कहानियों के माध्यम से भी आपके भीतर एक जागरूकता, एक संवेदना पैदा हो सकती है। तो एक मार्मिक घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि मनुष्य एक उद्गार से जो है बह जाए और अपने जागृत मन से उस पर विचार करे, इसीलिए एक कहानी में एक मार्मिक घटना होती है। तो कहानी में पात्रों की संख्या बहुत नहीं होती, कहानी संक्षिप्त होती है, एक बैठक में पढ़ी जा सके, उसको हम अभी देखते हैं, यानी कि लगता है कि हमें कहानी पढ़नी है तो 2-3 पेज या 4-5 पेज होता है, तो हम एक ही बैठक में उसको पढ़ लेते हैं। ऐसी कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए और कहानी में एक संवेदना, एक मार्मिक घटना होनी चाहिए। एकांकी किसे कहते हैं और नाटक किसे कहते हैं, उस पर हम चर्चा करें। एकांकी और नाटक पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको कहानी से आगे उपन्यास की बात करूं तो उपन्यास मनुष्य के समग्र जीवन को चित्रित करता है। मनुष्य बचपन से बड़ा हुआ, फिर बहुत सारी घटनाओं में प्रमुख घटनाएं ऐसी होती है जो उसके दिल को छू जाती है, उसके जीवन पर उसकी असर होती है, तो उन घटनाओं को चित्रित करते हैं और पूरी कथा वस्तु जो है पूर्ण करते हैं उसकी मृत्यु तक। तो वो होता है उपन्यास। किसी व्यक्ति के समग्र जीवन चरित्र को और उसके मार्मिक प्रसंगों को उद्घाटित किया जाए, उसे उपन्यास कहते हैं। ऐसा ही नहीं कि किसी व्यक्ति के जीवन पर ही उपन्यास लिखा जाए। आंचलिक उपन्यास तो किसी प्रदेश विशेष में कैसी कैसी बोलियां होती है, कैसे व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे आंचलिक उपन्यास भी लिखे जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास तो हमारे इतिहास में कोई ऐसा बहुत ही महान पात्र बन गया हो, वीर हो या पराक्रमी हो या त्यागी हो, और उस पात्र के जीवन पर आलेखित पूरा उपन्यास रचा जाए जिससे आपको उस व्यक्ति से प्रेरणा मिले, तो उसे भी उपन्यास कहते हैं। उपन्यास में एक बात ये होती है और कहानी में भी ये बात होती है कि सत्य घटना के साथ साथ लेखक जो होता है वो अपनी काल्पनिकता को भी जोड़ देता है। जैसे ही काल्पनिकता को जोड़ता है वो रचना बन जाती है, भले उसने प्रेरणा ग्रहण की हो प्रमुख घटना से या सत्य घटना से, मगर उस सत्य घटना में वो अपनी काल्पनिकता को जोड़कर, तोड़ मरोड़ कर, उस पात्र को बदलकर, पात्र के नाम को बदलकर और अधिक अपने द्वारा अपने सृजित पात्र को भी रखकर वो रचना रचता है, और उसी कारण वो जो है बहुत प्रेरक और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना बन जाती है। तो उपन्यास में समग्र जीवन होता है। एक बैठक में उपन्यास पढ़ा नहीं जा सकता, 200-300 पृष्ठों का उपन्यास होता है और उपन्यास में बहुत सारी घटनाएं होती है, एक ही घटना नहीं होती। पात्रों की भी संख्या अधिक होती है क्योंकि बहुत लंबा उपन्यास होता है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में मैंने आपको कहा कि उपन्यास किसे कहते हैं। नाटक किसे कहते हैं, तो नाटक ही एक ऐसी विधा है कि जो कहानी, उपन्यास और सभी विधाओं में बहुत ही एक कहते हैं कि रुचिप्रद विधा है। रुचिप्रद का मतलब है कि नाटक दृश्य श्राव्य माध्यम की विधा है। आपको मैं फिर से बता दूं, दृश्य माध्यम और श्रव्य माध्यम किसे कहते हैं। आप देखते हैं यानी पढ़ते हैं जो भी पुस्तक, वो दृश्य माध्यम है। केवल रेडियो में आप गाना सुनते हैं तो वो श्रव्य माध्यम है, मगर आप टीवी में जब देखते हैं और सुनते हैं तो वो दृश्य और श्राव्य माध्यम है।
यानी देखते भी हैं और सुनते भी हैं। और मनुष्य जब देखता है और सुनता है, दोनों एक साथ जब इंद्रियों का प्रयोग करता है, तब वो बात उसके भीतर बहुत ही अच्छी जो है ग्रहण हो जाती है। और इसी कारण नाटक जो है वो लिखा तो जाता है मगर रंगमंच पर अभिनीत भी होता है। और जब भी लिखा जाता है तब भी रंगमंच पर कैसे वो अभिनय होगा उसके दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। और इसी कारण सभी विधाओं में नाटक इसलिए श्रेष्ठ विधा है कि जब आप कोई भी घटना सुनते हैं या पढ़ते हैं, उससे अच्छा यदि आप देखते हैं उसको अभिनय के रूप में, तो आपको बहुत रुचिप्रद लगता है। और इसी कारण सभी विधाओं में सबसे श्रेष्ठ विधा जो प्रेक्षकों के मन में, पाठकों के मन में एक जगह बना दे, वो विधा है नाटक। नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं, दृश्य योजना भी अलग अलग होती हैं। यदि अलग अलग घटनाओं को दिखाना है नाटक में, तो उसके अंक में उसको विभाजित किया जाता है। तो नाटक एक रंगमंच पर अभिनीत होती विधा है जिसको पहले लिखा जाता है और उसका अभिनय होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मैंने आपको बात की थी, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसी कारण मनुष्य को प्रेरित करने के लिए केवल पत्र पत्रिकाओं का ही प्रकाशन नहीं किया, मगर उन पत्र पत्रिकाओं में जो बात लिखते थे उसका अभिनय करवाते थे शेरी शेरी नाटकों में। और जिसके कारण मनुष्य जो है उस नाटक को देखकर क्या व्यंग है या अंग्रेजों की क्या कूटनीति है वो समझ जाते थे। और इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस विधा को बहुत सशक्त बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के भी जनक माने जाते हैं। नाटक का ही एक स्वरूप एकांकी है, मगर एकांकी में फक्त एक अंक होता है और एक ही अंक में पूरी कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। नाटक में से किसी एक अंक को लेकर एकांकी नहीं रची जाती, ये आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार उपन्यास में बहुत सारी घटनाएं होती है और उपन्यास की कोई भी एक घटना को लेकर कहानी नहीं रची जाती, उसी प्रकार नाटक के बहुत सारे अंक होते हैं, उन अंक में से एक अंक को लेकर एकांकी नहीं रची जाती। कहानी अपने आप में स्वतंत्र विधा है, उसी प्रकार एकांकी भी अपने आप में स्वतंत्र विधा है, जिसको नाटक के अंश के रूप में नहीं मान सकते। भले नाटक का एक जो कहते हैं कि रूप है, वो जिस प्रकार नाटक का अभिनय होता है एकांकी का भी अभिनय होता है। नाटक में दृश्य योजना होती है तो एकांकी में भी दृश्य योजना हो सकती है। नाटक में अभिनय की जरूरत होती है, रंगमंचीयता उसका बहुत महत्वपूर्ण गुण है। उसी प्रकार एकांकी में भी रंगमंचीयता जरूरी है, रंगमंच पर अभिनय जरूरी है और रंगमंचीयता उसका बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से भले वो नाटक का एक अलग तत्व हमें दिखाई देता है, मगर एकांकी अपने आप में एक संपूर्ण कथा वस्तु को लेकर चलती है। नाटक में जो कथा वस्तु है वो अपने आप में पूर्ण है और एकांकी एक अंक में संक्षिप्त होने वाली और संक्षिप्त में एक अंक में यानी 30 या 40 मिनट में खत्म होने वाली एकांकी होती है। नाटक 2-3 घंटे का भी हो सकता है यदि उसका अभिनय किया जाए। नाटक को लिखा जाता है तो उसके भी 200-300 पृष्ठ हो सकते हैं, मगर एकांकी बहुत कम पेज में 10-15 पेज में भी हो सकती है। एकांकी जो है उसको अभिनय करने से हम ये बता सकते हैं आपको, जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं, आप लोगों को मूवी का शौक है ही, तो जो नाटक है आप ऐसा समझ लीजिए कि फिल्म, और एकांकी है उसको ये समझ लीजिए कि शॉर्ट फिल्म। अब आप देखते हैं कि हमारे वेब सीरीज़ में भी और मूवीज़ में यदि आप जाते हैं तो शॉर्ट फिल्म भी आती है। शॉर्ट फिल्म यानी बहुत ही संक्षिप्त में आधे घंटे में आपके सामने कोई कथा वस्तु जो है बता दें। तो शॉर्ट फिल्म की जगह आप देखते हैं तो वो एकांकी के स्वरूप में देख सकते हैं और फिल्म जो है वो नाटक के स्वरूप में। मगर फिल्म और शॉर्ट फिल्म जो है वो एक टेक्निकल मीडिया जो है, उससे नाटक और एकांकी अलग है, क्योंकि नाटक और एकांकी तो रंगमंच पर अभिनीत होती हैं। हाँ, डायरेक्टर ये ऐसा कर सकता है कि जो भी नाटक बहुत अच्छी तरह से लिखा गया हो उसका वो फिल्मांकन करे। जैसे रुदाली नाटक बहुत ही फेमस था, प्रसिद्ध था, उसका बहुत ही पुराना एक फिल्म है, डिम्पल कापड़िया उसमें है, तो वो रुदाली फिर फिल्म हो गई। तो उस नाटक को या नाटक की कथा वस्तु को केंद्र में रखकर डायरेक्टर फिल्म बना सकता है, मगर फिल्म जो है वो नाटक का रूप है, यानी फिल्म जो है वही नाटक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। नाटक के कथा वस्तु को, नाटक के पात्रों को समझकर एक डायरेक्टर फिल्म बना सकता है और एकांकी की कथा वस्तु को समझकर शॉर्ट फिल्म भी बनाई जा सकती है, मगर वो उसका आधार होती है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये रंगमंच पर मीडिया जो है वो अलग है।
इस प्रकार कहानी, उपन्यास और नाटक एकांकी को हमने समझाया। आपके निबंध जो है वो तो आपको पता ही है, आप लोग निबंध को स्कूल कक्षा में भी लिखते आए हैं कि किस प्रकार विस्तृत रूप से किसी एक विषय पर आपको लिखना होता है। तो निबंध में एक प्रकार का आपका विचार कितना विस्तृत है और विचारों को आप किस प्रकार से अध्ययन के रूप में आगे ले जाते हैं वो मांग कर देता है। तो निबंध भी ये है। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है जिस